नमस्कार साथियों इस टॉपिक में आप विस्तार से जानेंगे एक प्रोफेशनल विशेषज्ञ द्वारा कि आप एग्रीमेंट जो है वो कैसे करवाएं और एग्रीमेंट यानी कि करारनामा इकरारनामा उसे जो है करवाने पर जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे कौन सा एग्रीमेंट मान्य होगा, रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड, एग्रीमेंट पर कितना स्टाम्प शुल्क आपका कितना खर्चा आएगा, एग्रीमेंट की संपूर्ण प्रक्रिया विद प्रारूप के, एग्रीमेंट कब तक आपका वैलिड माना जाएगा, एग्रीमेंट की रजिस्ट्री करवाना जरूरी है कि नहीं, और एग्रीमेंट का मान लीजिए किसी ने पालन नहीं किया तो वो ज़मीन आप अपने नाम कैसे करवा सकते हैं, उस सारी संपूर्ण प्रक्रिया आप जानेंगे साथियों। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट की कि कौन सा एग्रीमेंट मान्य है कौन सा नहीं है, क्या रजिस्टर और अनरजिस्टर्ड का मैटर क्या है। साथियों सबसे पहले मैं आपको बता दूं एग्रीमेंट क्या है। एग्रीमेंट है दोनों लोगों में यानी कि क्रेता और विक्रेता में एक करार, एक शर्त का करार है कि भाई मैं ये प्रॉपर्टी जो है इतनी तारीख को बेच दूंगा, मैं इतनी तारीख तक पैसे दे दूंगा, यानी कि दोनों वचनों को जो है अपने आप को वचनों से आबद्ध करते हैं। ठीक है ना, कि एक भी व्यक्ति एक दूसरे के वचन का अनुपालन नहीं कर सकता, अगर किया तो कोर्ट चला जाएगा। तो ये होता है एग्रीमेंट। ठीक है ना। अब साथियों जैसे मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, ठीक है, पैसे नहीं दे पा रहे, कुछ दिनों में देंगे, या मान लीजिए किसी भी चीज़ के लिए आप एग्रीमेंट कर सकते हैं। तो एग्रीमेंट जो है वो अनरजिस्टर्ड मान्य नहीं होगा, पहली चीज़ ये है। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट ही मान्य होगा। अब आप कहोगे सर आप तो ऐसे ही कर रहे हैं, चलिए मैं आपको बता दूं कि ट्रांसफर एक्ट की सेक्शन 54 जो उत्तर प्रदेश प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 54 संशोधन होने के कारण इकरारनामा केवल रजिस्ट्रीकृत द्वारा ही मान्य है। जहां पर 100 रुपए से ऊपर की कोई अचल संपत्ति है तो वहां एग्रीमेंट रजिस्टर्ड ही मान्य रहेगा, पहली चीज। दूसरी चीज साथियों, उत्तर प्रदेश रजिस्ट्रीकृत अधिनियम धारा 17 सबसेक्शन 2 खंड 5 के अनुसार इकरारनामा जो है वो रजिस्ट्रीकृत होना अनिवार्य है, चाहे उसकी जो है अचल संपत्ति की कीमत मालियत जो भी हो। ठीक है, तो सीधी बात ये है भाई, आप किसी भी राज्य से हो, जो भी मान लीजिए एग्रीमेंट हो वो रजिस्टर्ड करवाएं, पहली चीज तो ये, अनरजिस्टर्ड माना नहीं होता है। ठीक है ना। अब सेकंड पॉइंट कि एग्रीमेंट पे स्टाम्प शुल्क कितना लगेगा। एक चीज साथियों मैं आपसे और बता दूं, अगर आप किसी मैटर में बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, चाहे क्रिमिनल मैटर, किसी भी सिविल मैटर में, ठीक है, या किसी जमीन विवाद में कब्जे को लेकर, या आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं उसके संबंध में आप लेना चाह रहे हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक करें जिससे धोखाधड़ी ना हो, या आप उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी खरीद रहे, आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है कि ये जमीन जो है ये विवादित तो नहीं, सरकारी तो नहीं, डबल रजिस्ट्री तो नहीं, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं, धारा 98 143 80, ये चीज़ें भी आप बेहतर तरीके से चेक करवा सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा साथियों। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट पर, सॉरी सेकंड पॉइंट पर कि एग्रीमेंट में स्टाम्प शुल्क क्या लगेगा भाई। तो देखिए साथियों एग्रीमेंट में स्टाम्प शुल्क जो है उसके बारे में यहाँ पे डिस्प्ले में आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है अचल संपत्ति बेचने के लिए करार या करार का ज्ञापन। अब देखिए कोई भी अचल संपत्ति मान लीजिए आप बेच रहे हैं, बेचने का करार कर रहे हैं, तो यहाँ पे का जब बेनामा कराए जाने पर कब्जा नहीं दिया जाए अथवा कब्जा देने का करार न किया हो तब करार में दिए गए प्रतिफल की रकम, देखिए जो भी प्रतिफल की रकम हो, मान लीजिए आपने कोई 10 लाख की जमीन खरीदी तो उस रकम का आधा, ठीक है, आधे पर 40 रुपए प्रति हजार के हिसाब से जो है आप उस पर स्टाम्प दे सकते हो। ठीक है, जब बेनामा के पहले कब्जा दे दिया, बेनामा करने के पहले कब्जा दिया अथवा कब्जा देने का करार किया जाए तो बेनामा के अनुसार साथियों स्टाम्प शुल्क देना पड़ेगा। बिल्डर्स एग्रीमेंट है तो नेद भूमि पर मूल्य पर बेनामा के अनुसार ही आपको वहां पे स्टाम्प शुल्क देना पड़ेगा। तो क्या समझे आप ये कि प्रत्येक एग्रीमेंट का अलग अलग है, खासकर वो एग्रीमेंट ज़्यादा होते हैं जिनमें जो है बिना कब्जा एग्रीमेंट यानी कि बिना कब्जा करारनामा, ठीक है, तो वो आपको सस्ता पड़ेगा। ठीक है, पहली चीज। अब साथियों आते हैं कि एग्रीमेंट की संपूर्ण प्रक्रिया क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपसे यह कहूँगा कि जो एग्रीमेंट जो आप नोटरी वगैरह पे करवा लेते हो तो अचल संपत्ति की मत करवाइए भाई। ठीक है ना, मान नहीं होंगे क्यों फालतू में आप जो है वो पैसा बर्बाद कर रहे हो और फालतू में आप खुद जो है
एडवोकेट की जानकारी नहीं होती है, वो करवा दे रहे हैं, वो मान्य नहीं होगा। पहली चीज़ तो ये, ठीक है। अब प्रक्रिया क्या, क्रेता विक्रेता जो भी हैं वो रजिस्ट्री ऑफिस जाएँ, रजिस्ट्री ऑफिस में वहाँ से जो है जो भी मान लीजिए अधिवक्ता है उससे अपना रेट वगैरह छटवाएँ और वहाँ पे पूरी डीड चेक करवाएँ, एग्रीमेंट डीड वहाँ पे आप चेक करवाएँ और उसे तैयार करें, और उसके अलावा जो है आप रजिस्टर्ड करवा सकते हो, ठीक है। एग्रीमेंट, अब सवाल आता है साथियों कि एग्रीमेंट कब तक वैलिड रहेगा। तो देखिए, एग्रीमेंट की कोई समय सीमा नहीं, बशर्ते ये है कि आपने एग्रीमेंट कब तक के लिए किया गया है। जो एग्रीमेंट में आपकी डेट रहेगी, जो आप डेट सुनिश्चित करेंगे, ठीक है ना, जो भी मान लीजिए आप अपने अनुसार, मान लीजिए 1 साल भी हो सकता है, 16 महीने, 2 साल, जितना भी आप जैसा भी एग्रीमेंट करें, ठीक है ना, यानी कि सेल एग्रीमेंट जैसा भी करें, तो जो भी वहाँ पे तारीख पड़ी होगी तो तारीख के अनुसार ये वैलिड रहेगा, ठीक है ना। वैसे तो भाई वैलिड है ही, तारीख के अनुसार वैलिड रहेगा। जैसे मान लीजिए आपने डाल दी कि फलाने महीने की 10 तारीख तक जो है हम ये रजिस्ट्री करवा लेंगे, तो 10 तारीख तक ये वैलिड रहेगा, ठीक है। 10 तारीख के बाद जो है अगर मान लीजिए कोई भी पालन नहीं करता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, इसे चुनौती दे सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि एग्रीमेंट की रजिस्ट्री होगी कि नहीं। जैसा कि मैंने ऊपर ही बता दिया था आपको कि एग्रीमेंट की रजिस्ट्री अनिवार्य होगी, और खासकर जब कोई अचल संपत्ति है, ठीक है ना। तो साथियों, जब अचल संपत्ति है, ज़मीन वगैरह, प्लॉट वगैरह, किसी का भी एग्रीमेंट है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई उसका आप अनिवार्य तरीके से रजिस्ट्री करवाएं, ठीक है ना। अब इसके बाद एक सबसे बड़ी समस्या जो है लोगों में, वो मैं आपको बता दूं। देखिए साथियों, एग्रीमेंट जो है किसी ने करा रखा है, और एग्रीमेंट वाला बंदा आपको रजिस्ट्री अगर करवा रहा है तो कभी रजिस्ट्री मत करवाना आप, ठीक है ना। क्यों मत करवाना? क्योंकि एग्रीमेंट से पूर्ण रूप से स्वामित्व ट्रांसफ़र नहीं होता है। जब तक उसके पास स्वामित्व नहीं है तब तक वो आपको रजिस्ट्री कैसे कर देगा, और रजिस्ट्री में पूरा स्वामित्व ट्रांसफ़र होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि भाई अगर एग्रीमेंट वगैरह हो, प्रॉपर्टी बिल्डर से पूछ लीजिए कि भाई मुझे ये बताइए कौन करवाएगा ये जो है रजिस्ट्री कौन करवाएगा, ठीक है, और नामित कौन करेगा। ये सारी चीज़ें आप पहले ही डिक्लेरेशन कर लें, ठीक है ना, और चेक कर लें कि डबल रजिस्ट्री वगैरह तो नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद एग्रीमेंट का पालन नहीं किया तो क्या करें साथियों। क्या होता है कि जो भी निर्धारित दिनांक है उस तक सभी को पालन करना होता है, सभी लोग आबाद होते हैं। अगर नहीं किया तो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट सेक्शन 53 सब सेक्शन बी जो है उसमें प्रोविज़न कुछ किए गए हैं, जहाँ पे जो है आप इनका पालन करवा सकते हैं, ठीक है, सुनिश्चित तरीके से पालन करवा सकते हैं। नहीं पालन किया आप कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि उसमें लिखा होता है कि अगर मान लीजिए मैं पालन नहीं करता हूँ तो आप कोर्ट द्वारा जो है ये सारी संपत्ति अपने नाम करवा सकते हैं, ठीक है ना साथियों। तो इस प्रकार से जो है आप लाभ उठा सकते हैं। जो भी मान लीजिए एग्रीमेंट वगैरह है उससे आप ज़रूर करवा सकते हैं। और अगर मान लीजिए एग्रीमेंट से संबंधित कोई भी आपको कानूनी सलाह लेनी है, कोई भी मान लीजिए कुछ भी चीज़ आपको नहीं समझ में आई है और ज़मीन खरीद रहे एग्रीमेंट कराना चाहते हैं, तो बेहतर कंसल्टेशन कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी बेनिफिट्स होंगे, कोई धोखाधड़ी वगैरह जो मिस्टेक है वो आपके साथ नहीं होगी साथियों, ठीक है। धन्यवाद इसी के साथ।